एक अरबपति सालों बाद अपने पुराने घर लौटा और ये देखकर सन्न रह गया कि एक विधवा अपने दो बच्चों के साथ वहां रह रही है। उसका वीरान पड़ा घर अचानक एक गरम रसोई, बच्चों की हंसी और एक अजनबी परिवार से आबाद हो गया था, जैसे वे वहां बहुत पहले से रह रहे हों। वो उन्हें उसी पल बाहर निकाल सकता था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अरबपति कुछ ही दिनों में क्यों बदल गया और उस औरत के पीछे क्या राज छिपा था, ये कहानी आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। काले रंग की एक एसयूवी जंग लगे लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। विक्रम सिंह कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग व्हील पर शांत बैठा रहा। उसके हाथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार सांस के साथ कसते और ढीले होते रहे। दिल को तेज मत धड़कने देना। मुंबई के डॉक्टर ने 3 हफ्ते पहले आए स्ट्रोक के बाद यही कहा था। 3 हफ्ते पहले वो अपने 23वीं मंजिल के ऑफिस के फर्श पर बिना साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच पड़ा था। ठंडी सफ़ेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लोगों ने कहा कि वो भाग्यशाली था कि उसे समय पर देख लिया गया, लेकिन जब वो अस्पताल के कमरे में जागा तो उसे मौत से ज़्यादा खालीपन से डर लगा। अब वो शिमला के बाहरी इलाके में अपने पुश्तैनी घर लौटा था, जहां उसके माता पिता रहते थे, जहां से वो 10 साल पहले पैसे की दौड़ में शामिल होने के लिए चला गया था। उसने कार का दरवाज़ा खोला। पहाड़ों की ठंडी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। घर का गेट थोड़ा खुला था। विक्रम ठिठक गया। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली बार जाने से पहले उसने गेट पर ताला लगाया था। ये घर कई सालों से वीरान पड़ा था। बस कभी कभी माली को घास साफ करने के लिए बुलाया जाता था। उसने गेट को धक्का दिया। कब्जे से वैसी आवाज़ नहीं आई जैसी उसने सोची थी। उस पर तेल लगाया गया था। सामने का बगीचा देखकर वो दंग रह गया। अब वहां जंगली घास नहीं थी, बल्कि हरी भरी सब्जियों की क्यारियां थीं। दीवार के कोने में लौकी की बेलें फैली हुई थीं और शाम की धूप में गेंदे के कुछ गमले खिले हुए थे। कोई यहां रह रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, गहरी सांस ली। शांत रहो, उसने खुद से कहा। घर के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज आई। करीब 6 साल की एक लड़की खिड़की के पास से गुजरी। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उसके पीछे एक छोटे बच्चे की तोतली आवाज आ रही थी। विक्रम तेजी से बरामदे पर चढ़ा। मुख्य दरवाजा खुला था। लिविंग रूम में उसकी मां की पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक औरत कपड़े तह कर रही थी। उसने एक सादी कमीज पहन रखी थी। बाल नीचे बंधे थे। दुबली पतली लेकिन सीधी पीठ। जब उसने विक्रम को देखा तो वो सन्न रह गई। पूरा कमरा शांत हो गया। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। विक्रम रूखा सा हंसा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा घर है। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से कमीज फर्श पर गिर गई। लड़की दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गई। मां, औरत ने थूक निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। आप मकान मालिक हैं? विक्रम अंदर आया। और मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्या कर रही हो। करीब 2 साल का एक लड़का रसोई से निकलकर उसे गोल गोल आंखों से देखने लगा। उसने सिर झुका लिया। मैं माफी चाहती हूं। मुझे नहीं पता था कि आप वापस आएंगे। नहीं पता था, विक्रम ने भौहें से कोड़ी। तुम्हें क्या लगा ये घर लावारिस है? घर कई सालों से वीरान पड़ा था, वो धीरे से बोली। खिड़की टूटी थी, छत टपकती थी। मुझे लगा शायद कोई नहीं रहता। विक्रम फीकी हंसी हंसा। तो तुम अंदर आ गईं? औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई। लड़की को भी अपने साथ खींच लिया। मैं आपसे माफी मांगती हूं। मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मुझे और मेरे बच्चों को कुछ दिन रहने दीजिए। मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगी। विक्रम सन्न रह गया। उसे अपने सामने किसी को घुटने टेकते देखने की आदत नहीं थी। खड़ी हो जाओ और जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। उसने सिर हिलाया। अगर आप अभी निकाल देंगे तो हमें सड़क पर सोना पड़ेगा। विक्रम को लगा कि खून उसके सिर में दौड़ रहा था। इस समय वो बस शांति चाहता था। 2 महीने का आराम, कोई काम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं। और अब एक अजनबी औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके घर पर कब्जा किए हुए थी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। तुम्हारा पति कहाँ है?
सवाल खत्म होते ही कमरा जैसे डूब गया। प्रिया ने सिर झुकाया। गुजर गए। लगभग 1 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे में। विक्रम चुप रहा। उसके बाद मेरी नौकरी चली गई, कई महीनों का किराया बकाया हो गया, मकान मालिक ने निकाल दिया। मैंने लोगों से सुना कि ये घर खाली है। मैंने हिम्मत की। लड़की ने ऊपर देखकर उसे देखा। अंकल, प्लीज मम्मी और हमें मत निकालो। अंकल शब्द सुनकर वो ठिठक गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। आप किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को। लड़की रोने लगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्रिया से सकने लगी। मैं जानती हूं मैंने गलती की, लेकिन मेरे बच्चों को कहीं और मत भेजिए, वे बहुत छोटे हैं। विक्रम ने चेहरा घुमाकर नंबर डायल किया। घंटी बजती रही। उसने अपने सीने में दिल की धड़कन महसूस की। दूसरी तरफ से फोन उठा। हेलो, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं। मेरा घर शांति गांव में है। यहां कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। प्रिया ने अपने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। 15 मिनट बाद पुलिस की जीप गेट के सामने रुकी। 2 अफसर नीचे उतरे। उन्होंने बगीचे के चारों ओर देखा और फिर घर के अंदर। आप यहां कब से रह रही हैं? एक ने प्रिया से पूछा। लगभग 3 महीने। क्या आपने अस्थायी निवास के लिए पंजीकरण कराया है? प्रिया ने सिर हिलाया। अफसर विक्रम की ओर मुड़ा। आप मकान मालिक हैं, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इस सवाल ने विक्रम को रोक दिया। उसने प्रिया को देखा। वो अभी भी घुटनों पर बैठी थी, दोनों हाथों से बच्चों को पकड़े हुए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खाली डर था। उसने कमरे के चारों ओर देखा। घर साफ था, फर्श चमकाया हुआ था। रसोई में सब्जी का बर्तन अभी भी गर्म था। ये कब्जे जैसा नहीं, बल्कि देखभाल जैसा लग रहा था। नियमों के अनुसार, अफसर ने कहा, अगर मकान मालिक अनुरोध करता है तो हम एक रिपोर्ट दर्ज करेंगे और इस महिला को तुरंत जाने के लिए कहेंगे। आज ही? विक्रम ने पूछा। जी। लड़की जोर से रोने लगी। मम्मी, मुझे बाहर नहीं जाना। विक्रम ने अपने दिल में एक चुभन महसूस की। उसे मुंबई में अपना आलीशान अपार्टमेंट याद आया। वे रातें हैं जब वो लैपटॉप के सामने अकेले खाना खाता था। न बच्चों की आवाज़, न किसी इंसान की, बस एयर कंडीशनर की आवाज़। उसने प्रिया को देखा। वो अब कहाँ जा सकती थी? प्रिया ने सिर हिलाया। मैं एक कमरा ढूंढ रही हूँ, लेकिन मकान मालिक छोटे बच्चों वालों को किराए पर नहीं देना चाहते। पुलिस अफसर ने धीरे से कहा, आप उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहने दे सकते हैं, एक गारंटी पत्र बनवाकर। उसके बाद मामले को सुलझाना होगा। विक्रम बहुत देर तक चुप रहा। अंत में उसने कहा, 10 दिन। प्रिया ने सिर उठाया। 10 दिन? उसके पास दूसरी जगह खोजने के लिए 10 दिन थे। पुलिस अफसर ने सिर हिलाया। हम ये नोट कर लेंगे। 10 दिन बाद अगर मामला नहीं सुलझता है तो हमें उन्हें ये इलाका छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। प्रिया लगातार सिर झुकाती रही। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जब पुलिस की गाड़ी चली गई तो घर में फिर से शांति छा गई। विक्रम लिविंग रूम के बीच में खड़ा था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। प्रिया ने छोटे लड़के को गोद में उठाया और धीरे से कहा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आप मुख्य कमरे में रह सकते हैं, मैं और मेरे बच्चे पीछे सो जाएंगे। मुझे अपने बच्चों के सामने आप मत कहो, विक्रम ने कहा। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। प्रिया ने उसे देखा। लेकिन आपने हमें निकाला नहीं। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वो बरामदे में चला गया, दूर देवदार की पहाड़ियों की ओर देखने लगा। 10 दिन, मुझे बस 10 दिन सहना है। उसके पीछे से उसने लड़की की फुसफुसाहट सुनी। मम्मी, क्या वो अंकल हमसे नफरत करते हैं? प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, नहीं बेटा, वो बस थके हुए हैं। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। स्ट्रोक के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल काम के दबाव से नहीं, बल्कि किसी और चीज से जोर से धड़क रहा था। एक घर जिसे वो मरा हुआ समझता था, अब उसमें इंसानों की आवाज थी, और उसे नहीं पता था कि ये एक मुसीबत थी या एक ऐसे बदलाव की शुरुआत जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं था। 10 दिन, उसने खुद से फिर कहा, बस 10 दिन। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे दिन उसकी जिंदगी को एक पूरी तरह से अलग दिशा में मोड़ देंगे। उस शाम खामोशी में गुजरी। विक्रम बरामदे में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में पानी का गिलास ठंडा हो चुका था। पहाड़ी हवा देवदार के पेड़ों से होकर गुजर रही थी, अपने साथ गीली मिट्टी और सूखी पत्तियों की गंध ला रही थी।
पहले उसे ये शांति पसंद थी, लेकिन अब ये शांति शोर से भरी थी। पीछे के कमरे में बच्चों की फुसफुसाहट, प्रिया के हल्के कदमों की आहट जब वो रसोई साफ कर रही थी, बर्तनों की हल्की खनक। घर अब वैसा खाली नहीं था जैसा उसने सोचा था। प्रिया ने बहुत सादा रात का खाना बनाया था, दाल, रोटी और आलू की सब्जी। वो थाली लेकर आई और पुरानी लकड़ी की मेज पर रखी। विक्रम को हिचकिचाते हुए देखा। आप साथ में खा लीजिए, गरम है। विक्रम मना करने वाला था। उसे बाहर खाने की आदत थी, एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट में महंगे डिनर की। लेकिन दाल की भाप से उठती अजीब सी खुशबू ने उसके पेट में हलचल मचा दी। उसने संक्षिप्त जवाब दिया। प्रिया खुश हो गई और जल्दी से बच्चों को बुलाया। रिया, अर्जुन, खाना खाने आ जाओ। लड़की पहले दौड़कर आई। मैंने हाथ धो लिए। छोटे लड़के को गोद में लाया गया। उसके मुंह पर अभी भी थोड़ा दलिया लगा था। प्रिया ने विक्रम के सामने एक और प्लेट और चम्मच रखा और थोड़ी दूर बैठ गई, जैसे उसे परेशान करने से डर रही हो। पहले कुछ मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम ने एक चम्मच दाल अपने मुंह में डाली। दाल का हल्का स्वाद, नमक का सही संतुलन उसके गले को गर्म कर गया। ये डिब्बा बंद खाने या होम डिलीवरी जैसा नहीं था। तुम अच्छा खाना बनाती हो, उसके मुंह से निकल गया। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में, मैंने बहुत समय से बच्चों के अलावा किसी और के लिए खाना नहीं बनाया। रिया मुस्कुराई। मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती हैं अंकल। विक्रम ने सिर हिलाया। कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। खाने के बाद प्रिया ने जल्दी से बर्तन धोए। रिया ने मेज साफ करने में मदद की और छोटे लड़के को एक चटाई पर कुछ पुराने खिलौनों के साथ खेलने के लिए बिठा दिया गया। विक्रम ये सब देख रहा था। एक तरफ उसे परेशानी हो रही थी और दूसरी तरफ वो हैरान था, क्योंकि ये दृश्य एक परिवार जैसा लग रहा था। रात जल्दी हो गई। वो मुख्य कमरे में गया, जो उसके माता पिता का कमरा हुआ करता था। चादरें धुली हुई थीं, कपड़े पर धूप की महक बाकी थी। उसने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें इस कमरे की चीजों को छूने की इजाजत किसने दी? प्रिया दरवाजे के बाहर खड़ी थी, चौंक गई। मैं माफी चाहती हूँ, बहुत धूल थी। मुझे लगा आपको रहने में असुविधा होगी। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं इसे फिर से धो दूंगी। विक्रम गुस्सा होने वाला था, लेकिन उसके चिंतित चेहरे को देखकर डांट उसके गले में अटक गई। ठीक है, उसने राहत की सांस ली। उस रात विक्रम बहुत देर तक करवटें बदलता रहा। उसने पीछे के कमरे से प्रिया को बच्चों को लोरी सुनाते हुए सुना। उसकी आवाज़ धीमी और उदास थी, जैसे वो खुद को कहानी सुना रही हो। बहुत समय बाद उसने किसी को लोरी गाते सुना था। अगली सुबह वो कॉफ़ी की महक से जागा। वो रसोई में गया, देखा कि प्रिया फ़िल्टर कॉफ़ी बना रही है। उसके बाल जल्दबाजी में बंधे थे। सुबह की धूप खिड़की से तिरछी होकर उसके चेहरे को कोमल बना रही थी। मैंने थोड़ी कड़क बनाई है, पता नहीं आप पी पाएंगे या नहीं। विक्रम ने घोंट लिया। जैसा मुझे पसंद है। आपको पता था कि मैं ऐसी कॉफ़ी पीता हूँ? प्रिया शर्माते हुए मुस्कुराई। अलमारी में डार्क रोस्ट कॉफ़ी देखी थी। उसने सिर हिलाया। एक छोटी सी देखभाल ने उसके दिल को नरम कर दिया। कुछ कहने से पहले ही गेट के बाहर एक मोटर बाइक की आवाज़ आई। कल वाले 2 पुलिस अफसर अंदर आए। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। हम बस अस्थायी जांच के लिए आए हैं, एक ने कहा। विक्रम बाहर निकला। अब क्या बात है? किसी ने शिकायत की है कि आपके घर में अभी भी अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। प्रिया ने सिर झुका लिया, हाथ कांप रहे थे। अफसर ने घर के चारों ओर देखा, साफ सुथरा, सब्जियों का बगीचा हरा भरा। विक्रम जी ने 10 दिनों के लिए उनकी गारंटी ली है, दूसरे ने कहा। हम बस याद दिला रहे हैं। समय सीमा के बाद अगर रहने की वैध जगह का समाधान नहीं हुआ तो गांव को उन्हें इलाका छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है। अफसर प्रिया की ओर मुड़ा। आप जल्दी से किराए का घर ढूंढने की कोशिश करें। प्रिया लगातार सिर हिलाती रही। जी, मैं ढूंढ रही हूं। जब वे चले गए तो प्रिया कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। मुझे डर है कि वे अपना मन बदलकर हमें तुरंत ना ले जाएं, उसने धीरे से कहा। विक्रम ने उसे देखा। तुम्हारे पास 10 दिन है, लेकिन कमरा ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्रिया ने होंठ काटे। हर कोई बच्चों से परहेज करता है। विक्रम चुप रहा। वो जानता था कि वो सच कह रही है। उस पूरे दिन प्रिया अपने बच्चों को लेकर पड़ोस में पूछती रही कि क्या कोई कमरा किराए पर देगा। विक्रम साथ नहीं गया, लेकिन उसने उन्हें निराश चेहरे के साथ लौटते देखा। शाम को प्रिया ने सामान्य दिखने की कोशिश की,
खाना बनाया, बच्चों के साथ हंसी, लेकिन विक्रम ने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं। रिया ने माँ से फुसफुसाया, क्या हमें कोई रहने नहीं दे रहा माँ? प्रिया ने बेटी के बालों को सहलाया। मिल जाएगी जगह। विक्रम ने सुना और उसका दिल दुख गया। 3 दिन बीत गए, हर दिन वैसा ही था। प्रिया किराए के लिए पूछने जाती और मना कर दिया जाता। किसी ने सीधे कह दिया, छोटे बच्चों के साथ बहुत झमेला। किसी ने सिर हिला दिया, मुझे डर है कि तुम समय पर किराया नहीं दोगी। किसी ने वादा किया और फिर गायब हो गया। शाम को प्रिया मेज पर खुले पैसे गिनकर लंबी सांस लेती। विक्रम ने ना देखने का नाटक किया, लेकिन सब कुछ उसकी नजरों में था। चौथे दिन उसने प्रिया को बरामदे में बैठकर रिमझिम बारिश देखते हुए पाया। तुम आज और ढूंढने नहीं गई? प्रिया उदास मुस्कुराई। मैं सुबह से घूम रही हूं, उन्होंने मना कर दिया। विक्रम घर के खंभे से टिक गया। अगर 10 दिन खत्म हो गए तो तुम क्या करोगी? प्रिया ने सिर झुकाया। शायद शहर से बाहर जाकर कोई दूर का कमरा ढूंढूंगी। अगर नहीं मिला तो मुझे भी नहीं पता। सड़क पर सोओगी? वो चुप रही। उसकी चुप्पी जवाब जैसी थी। विक्रम को लगा कि उसका दिल सिकुड़ गया है। उसने 5 सितारा होटलों में सोया था, अरबों के सौदों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब उसके सामने एक औरत थी जो अपने बच्चों के लिए हर रात सोने की जगह के लिए चिंतित थी। उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह वो जल्दी बगीचे में गया। प्रिया पहले से ही वहां मेहनत से घास निकाल रही थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्रिया ने पसीना पोंछा। मैं मुफ्त में रह रही हूं, कुछ तो करना पड़ेगा। ये घर मैंने सालों से वीरान छोड़ रखा था, तुम मुझसे बेहतर देखभाल कर रही हो। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। बगीचे में पेड़ पौधे हों, इंसान रहें, तभी उसमें जान आती है। इस बात ने विक्रम को रोक दिया। जान। इस घर में सालों बाद पहली बार इंसानी गर्मी थी। दोपहर में एक पड़ोसन कुछ सब्जियां देने आई। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है विक्रम बाबू, उसने धीरे से कहा। इन कुछ महीनों में उसने पूरी गली साफ कर दी है। सब उसे पसंद करते हैं, बस बेचारी गरीब है। विक्रम ने सिर हिलाया। पहली बार उसने देखा कि आसपास के लोग प्रिया को कब्जा करने वाली नहीं, बल्कि एक सम्मान से जीने की कोशिश करने वाली इंसान के रूप में देख रहे थे। लेकिन साथ ही उसे समय का दबाव भी महसूस हो रहा था। 5वें दिन प्रिया को खबर मिली कि बगल के गांव में एक कमरा खाली है। मकान मालिक देखने के लिए राजी हो गया। वो खुश होकर सुबह ही बच्चों को लेकर चली गई। शाम को लौटी तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। नहीं मिला? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। उन्होंने 3 महीने का एडवांस मांगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। विक्रम चुप रहा। वो जानता था कि वो रकम उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके लिए पूरी जमा पूंजी थी। उस रात रिया ने गुड़िया को गले लगाया और धीरे से पूछा, मम्मी, क्या हमें जल्द ही निकाल दिया जाएगा? प्रिया का गला भर आया। विक्रम दूसरी तरफ मुड़ गया। वो उस डरी हुई नज़र को नहीं देखना चाहता था। 10 दिन, समय लंबा नहीं था, लेकिन एक घर को बदलने के लिए और एक आदमी के दिल को, जो सूख चुका था, दरकने के लिए काफ़ी था। विक्रम ने एक ऐसी बात महसूस की जिससे वो खुद डर गया। वो अब नहीं चाहता था कि ये घर पहले की तरह शांत हो जाए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो क्या करेगा। बस इतना पता था कि हर गुजरते दिन के साथ 10 दिन की वो मियाद नज़दीक आ रही थी, और जब वो आएगी तो ना केवल प्रिया और 2 बच्चों का घर छिनेगा, बल्कि शायद वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो देगा, भले ही उसने अभी तक उसे कोई नाम नहीं दिया था। बाहर आंगन में बारिश की बूंदें भारी होने लगी थीं। प्रिया चुपचाप रस्सी पर से कपड़े उतार रही थी। उसके कंधे ठंडी हवा में कांप रहे थे। विक्रम खड़ा देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। 10 दिन अब आधे बीत चुके थे और सब कुछ उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगली सुबह रात की लंबी बारिश के बाद आसमान साफ हो गया। सब्जियों के पत्तों पर अटकी पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। विक्रम घर के बरामदे में खड़ा था, ताज़ी हवा की गहरी सांस ले रहा था। शहर की घुटन भरी सुबह की तुलना में सीना बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसने बगीचे में प्रिया की आवाज़ सुनी, रिया बेटा, विक्रम अंकल की कैरी पर पैर मत रखना। विक्रम ने धीरे से भौहें सिकोड़ी जब उसने अपना नाम इस तरह पुकारा। मकान मालिक अंकल नहीं, आप नहीं, बल्कि विक्रम अंकल। ये बहुत अपना सा लगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा।
प्रिया एक छोटी कुदाल से टमाटर के पौधों के आसपास की मिट्टी खोद रही थी। उसकी कमीज पर कीचड़ के धब्बे थे, हवा से बाल थोड़े बिखरे हुए थे। रिया घास बीनने में मदद कर रही थी और छोटा अर्जुन मिट्टी से खेल रहा था। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन वो खिलखिलाकर हंस रहा था। तुम कब से काम कर रही हो? विक्रम ने पूछा। प्रिया चौंक कर मुड़ी। ओह, मुझे जल्दी उठने की आदत है। गीली मिट्टी में काम करना आसान होता है। तुम्हें मेरे लिए बगीचे की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। प्रिया प्यार से मुस्कुराई। बगीचा बहुत समय से वीरान पड़ा था, बहुत अफसोस होता, और बच्चों को ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं। विक्रम ने चारों ओर देखा। कल जो क्यारियां बिखरी हुई थीं, अब ज्यादा सलीके से सजी थीं। लौकी की बेल को रस्सी से बांधकर सीधा कर दिया गया था। बगीचे के एक कोने में कुछ छोटे फूलों के पौधे भी लगा दिए गए थे। तुम इसे ऐसे संवार रही हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। प्रिया एक पल के लिए रुकी, फिर सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं जानती हूं ये मेरा घर नहीं है, लेकिन जहां बच्चे हों, रसोई हो, बगीचा हो, मैं उसे घर की तरह ही संवारती हूं। इस बात ने विक्रम का गला भर दिया। उसके दिमाग में मुंबई का ठंडा आलीशान अपार्टमेंट घूम गया, साफ सुथरा, सुविधाजनक, लेकिन वहां कभी मिट्टी की, सब्जियों की, गरम खाने की महक नहीं थी। अचानक उसे लगा कि वो जगह घर जैसी बिल्कुल नहीं है। दोपहर में प्रिया ने कद्दू की सब्जी और मछली बनाई। खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। विक्रम मेज पर बैठा। रिया ने फुर्ती से उसके लिए एक और प्लेट रखी। विक्रम अंकल, ज्यादा खाना, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। बेटा, ऐसा मत कहो। विक्रम धीरे से मुस्कुराया। वो सही कह रही है। प्रिया भी धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता झलक रही थी। खाते समय विक्रम ने पूछा, आज तुम फिर से किराए का घर ढूंढने जाओगी? प्रिया ने सिर हिलाया। शाम को गांव के आखिरी छोर पर कुछ घरों में जाऊंगी। इतनी दूर? दूर है, लेकिन सुना है वहां आसानी से मिल जाता है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो पूछना चाहता था कि क्या उसके पास एडवांस देने के लिए पैसे हैं, लेकिन उसे डर था कि इससे उसे बुरा लगेगा। शाम को प्रिया बच्चों को लेकर चली गई। विक्रम घर पर अकेला था। वो पूरे घर में घूमा, उन चीज़ों को देख रहा था जो बदल गई थीं। लकड़ी की मेज चमकाई हुई थी। लिविंग रूम के कोने में एक फूलदान था। पर्दे धोकर साफ कर दिए गए थे, हवा में हल्के से उड़ रहे थे। सब कुछ छोटा था, लेकिन घर को जिंदा कर रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि बहुत समय से उसने अपने रहने की जगह पर ध्यान नहीं दिया था। पहले उसकी माँ कहती थी कि जिस घर में कोई देखभाल करने वाला ना हो, वो उदास हो जाता है। वो हंसा करता था। अब वो समझ गया। शाम ढलते ढलते विक्रम चाय बना रहा था कि गेट के बाहर एक मोटर बाइक रुकने की आवाज आई। वो बाहर निकला। पुलिस के 2 अफसर फिर से आ गए थे। प्रिया अभी अभी लौटी थी, थकी हुई। रिया का हाथ पकड़े और अर्जुन को गोद में लिए। हम स्थिति की जांच करने आए हैं, एक ने कहा। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आपको रहने की जगह मिल गई? अफसर ने पूछा। प्रिया ने सिर झुकाया। जी नहीं। दूसरे ने लंबी सांस ली। समय ज्यादा नहीं बचा है, आपको कोशिश करनी होगी। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। मैंने गारंटी दी है। सही है, लेकिन हमें गांव के कुछ लोगों से शिकायत मिली है, अफसर ने कहा। वे अवैध निवास को लेकर चिंतित हैं। प्रिया कांपने लगी। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैंने सड़क साफ की। बगीचे की देखभाल की। हम जानते हैं, दूसरे ने नरम आवाज में कहा, लेकिन नियम तो नियम है। उनके जाने के बाद प्रिया चुपचाप खड़ी रही। रिया ने मां का हाथ खींचा। मम्मी, क्या वे हमें निकाल देंगे? प्रिया ने बेटी को गले लगा लिया। अभी नहीं, लेकिन उसकी आवाज में अब वैसी दृढ़ता नहीं थी। विक्रम दूर जाती मोटर बाइक को देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। प्रिया पर गुस्सा नहीं, बल्कि लाचारी के एहसास पर गुस्सा। शाम को प्रिया ने देर से खाना बनाया। वो पूरे खाने के दौरान चुप रही। रिया ने जल्दी खाना खा लिया और फिर एक पुराने कागज पर पुरानी पेंसिल से चित्र बनाने लगी। अर्जुन मां के कंधे पर सो गया। विक्रम ने चुप्पी तोड़ी। आज शाम तुम्हें कोई जगह मिली? प्रिया ने सिर हिलाया। वे बच्चों का सुनकर ही मना कर देते हैं। कोई भी राजी नहीं हुआ? एक ने 2 महीने का एडवांस मांगा, मेरे पास नहीं है। विक्रम ने अपनी चम्मच कसकर पकड़ ली। प्रिया ने धीरे से कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं कोई न कोई इंतजाम कर लूंगी। तुम
क्या इंतजाम करोगी? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उस रात फिर से बारिश होने लगी। विक्रम बरामदे में हवा खाने गया। प्रिया उसके लिए एक पतली जैकेट ले आई। ठंड है। उसने उसे हैरानी से देखा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। आप भी तो इंसान हैं। इस सीधी साधी बात ने उसे रोक दिया। वे एक दूसरे के बगल में खड़े बारिश देखते रहे। पहले आपका घर बहुत रौनक भरा होगा, प्रिया ने कहा। हाँ, मेरे माता पिता यहां रहते थे, लेकिन अब नहीं रहे। आप अकेले कब से रह रहे हैं? 10 साल से। ज्यादा। प्रिया उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें नरम हो गईं। बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन मान लिया कि इतना अकेलापन कि वो अपने ऑफिस में लगभग मर ही गया था और किसी को पता भी न चला। अगली सुबह प्रिया सामान्य से भी जल्दी उठी। उसने घर के सामने की पूरी गली साफ की, दोनों तरफ की घास और कचरा उठाया। एक बुजुर्ग पड़ोसन ने देखकर सिर हिलाया। प्रिया बहुत अच्छी है, एक दूसरे ने कहा। बेचारी, 2 छोटे बच्चे हैं। विक्रम आंगन में खड़ा सब सुन रहा था। उसने देखा कि शुरू की शक भरी निगाहें धीरे धीरे सहानुभूति में बदल रही थी, लेकिन कुछ लोग दूर खड़े फुसफुसा रहे थे। दूसरों के घर में रहकर भी खावा कर रही है, क्या पता कब्जा करने का इरादा हो। ये बातें सुई की तरह चुभ रही थीं। शाम को विक्रम गांव के बाहर कुछ सामान खरीदने गया। कुछ परिचित दुकानदारों ने पूछा, आपके घर में कोई मेहमान है? हाँ, बेचारी है, लेकिन झमेला भी बहुत है। विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया। जब वो लौटा तो उसने देखा कि प्रिया आंगन में कंबल धो रही है। तुम्हें ये सब धोने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने सिर उठाकर मुस्कुराया। धूप अच्छी है, धो दूंगी तो महकेंगे। विक्रम सीढ़ियों पर बैठ गया। तुम थकती नहीं हो? कोई बात नहीं, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने कंबल निचोड़ा। पानी टप टप गिर रहा था। अगर मैं सिर्फ खाऊं और रहूं और कुछ ना करूं तो मुझे बहुत शर्म आएगी। विक्रम ने ठंडे पानी से लाल हुए उसके हाथों को देखा। उसके दिल में कुछ चुभ गया। उस शाम रिया ने उसे एक चित्र दिया। विक्रम अंकल, देखिए। चित्र में एक घर था जिसमें सूरज था, 3 बड़े लोग और 2 छोटे बच्चे आंगन में खड़े थे। ये कौन है? विक्रम ने पूछा। ये मम्मी, मैं, भाई अर्जुन और विक्रम अंकल हैं। विक्रम अंकल भी इस घर में हैं? रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, हमारा घर। हमारा घर शब्द ने उसके दिल की धड़कन रोक दी। प्रिया पीछे खड़ी थी, असहज। बच्ची ने यूं ही बना दिया। विक्रम ने चित्र को बहुत देर तक देखा। सालों बाद पहली बार उसने खुद को एक पारिवारिक तस्वीर में देखा, लेकिन वो गर्माहट जल्दी ही चिंता में बदल गई। समय बीत रहा था। प्रिया और 2 बच्चों की मौजूदगी ने घर को जिंदा कर दिया था, लेकिन साथ ही दबाव, ताक झाक और कानूनी घड़ी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई थी। विक्रम एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गया। दिन ब दिन वो उन्हें जाते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन हकीकत उन्हें बाहर धकेल रही थी, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वे 10 दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। बाहर पहाड़ी की चोटी पर फिर से भूरे बादल छा गए। जैसे मुसीबतें चुपचाप इस नए नए गर्म हुए घर के चारों ओर इकट्ठा हो रही हों। विक्रम ने चित्र को कसकर पकड़ लिया। जिंदगी में पहली बार उसे कुछ ऐसा खोने का डर था जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उस सुबह कई दिनों की लगातार बारिश के बाद आसमान साफ था। सूरज की रोशनी बगीचे पर पड़ रही थी, जिससे पत्तों पर अटकी ओस की बूंदें क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। विक्रम कुछ क्यारियों को पानी दे रहा था कि उसे गांव में आने वाली कच्ची सड़क से एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज शांत ग्रामीण इलाके में अजीब थी। उसने सिर उठाया। एक चमचमाती ग्रे एसयूवी धीरे धीरे गेट के सामने आ रही थी। पहिए साफ थे, स्थानीय लोगों की गाड़ियों की तरह कीचड़ से सने नहीं थे। कार का दरवाजा खुला। संजय वर्मा नीचे उतरा। सूट पहने, जूते चमक रहे थे, काले चश्मे ने आधा चेहरा ढक रखा था। सब्जियों के बगीचे, लौकी की बेलों और पुराने लकड़ी के घर के बीच संजय किसी दूसरी दुनिया से घिरा हुआ लग रहा था। विक्रम, संजय ने चश्मा उतारा, आधा मुस्कुराया। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? इस दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, अगर कोई ढूंढना चाहे। संजय ने चारों ओर देखा।
होठ सिकोड़े। सोचा नहीं था कि एक कॉरपोरेशन का मालिक गांव में सब्जियां उगाने के लिए छिप जाएगा। प्रिया रसोई से आवाज सुनकर बाहर आई। अजनबी को देखकर वो सीढ़ियों पर रुक गई। संजय ने प्रिया को देखा। उसकी नजरें उसे सिर से पांव तक तौल रही थीं। फिर विक्रम की ओर मुड़ा। नई गर्लफ्रेंड है क्या? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। संजय धीरे से हंसा। इतना संवेदनशील? प्रिया थोड़ा पीछे हट गई। दोनों आदमियों के बीच का तनाव साफ महसूस कर रही थी। घर में चलकर बात करते हैं, विक्रम ने कहा। यही ठीक है। संजय ने हाथ बांध लिए। मुझे थोड़ी गांव की मिट्टी लगने से कोई परहेज नहीं है। विक्रम ने अपना गुस्सा दबाया। संजय ने मजाक के बिना कहा, कंपनी में सब गड़बड़ है। तुम 3 हफ्ते से गायब हो। कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। पार्टनर लगातार मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने तुम्हें अस्थायी अधिकार दे दिए थे। अस्थायी काफी नहीं है, संजय ने जोर दिया। हमारे पास एक नए बाजार में विस्तार करने का मौका है। अगर तुम तुरंत वापस नहीं आए तो मुझे अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। विक्रम ने सीधे संजय की आंखों में देखा। तुम हमेशा सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। नियंत्रित नहीं, संजय ठंडा हंसा। कंपनी को बचाना। तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। किस लिए? संजय की नजरें प्रिया और पेड़ के नीचे खेल रहे बच्चों पर गईं। एक गरीब विधवा और उसके 2 बच्चों के लिए। प्रिया सन खड़ी रह गई। तुमने काफी कह लिया, विक्रम ने गुर्रा कर कहा। नहीं, संजय और करीब आया। मैंने इस कंपनी में कितना पैसा, कितने साल लगाए हैं, और तुम सबको छोड़कर एक किसान बनने जा रहे हो। प्रिया ने चेहरा घुमा लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो कौन है? संजय ने सीधे पूछा। किराएदार है। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। संजय व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। ये तो त्रासदी है। एक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के सीईओ से एक बेघर की मदद करने वाला बन गया। प्रिया ने होंठ कसकर काट लिए। संजय ने अपनी अवमानना छिपाए बिना जारी रखा। एक गरीब विधवा और 2 छोटे बच्चों में ऐसा क्या है जो तुम्हें रोके हुए हैं? मुसीबतें ही ज्यादा हैं। ये बात चाकू की तरह लगी। प्रिया को लगा कि उसके कान सुन्न हो गए हैं। वो मुड़ी और चुपचाप घर के अंदर चली गई। विक्रम उसे रोक नहीं पाया। दूसरों का अपमान करना बंद करो, विक्रम ने कहा। बस हकीकत है, संजय ने कंधे उचकाए। तुम हमेशा हकीकत की दुनिया में जीते थे, या भावनाएं तुम्हें कमजोर बना रही हैं? विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। अगर तुम यहां सिर्फ ये सब कहने आए हो तो तुम जा सकते हो। संजय ने उसे ध्यान से देखा। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। 3 दिन में निवेशकों के साथ एक बड़ी मीटिंग है। तुम्हें वहां होना ही होगा। मैं पक्का नहीं कह सकता। संजय ने जोर से सांस ली। विक्रम, तुम अपनी बनाई हुई हर चीज को बर्बाद कर रहे हो। शायद मैं कुछ और बना रहा हूं। संजय जोर से हंसा। एक टपकती छत और एक सब्जियों का बगीचा? विक्रम चुप रहा। संजय ने उसे कुछ देर देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। उसके बाद अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। तुम कर सकते हो। संजय हैरान रह गया। तुम गंभीर हो? बहुत गंभीर। संजय ने सिर हिलाया। तुम बदल गए हो विक्रम, शायद। संजय कार में बैठ गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने आवाज दी, एक पल की कमजोरी को अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद मत करने देना। कार धूल उड़ाती हुई चली गई। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। घर में प्रिया बिस्तर पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सब कुछ सुन लिया था। गरीब विधवा, मुसीबत जैसे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने अपने 2 बच्चों को देखा जो बेफिक्र खेल रहे थे। एक अनजाना बोझ उसकी छाती पर आ गया। दोपहर में प्रिया खाना खाने नहीं आई। विक्रम ने कई बार बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो पीछे के कमरे में गया। प्रिया तकिया पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। प्रिया, उसने धीरे से बुलाया। वो मुड़ गई। आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना जो संजय ने कहा। प्रिया उदास मुस्कुराई। एक एक शब्द साफ सुना। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन उसने सही कहा। उसका गला भर आया। मैं एक बोझ हूं। नहीं हो। प्रिया ने उसे देखा। आपके पास कंपनी है, करियर है, और मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे और मुसीबतों का ढेर है। प्रिया, तुमने हमारी मदद दया करके की है ना? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर क्यों? विक्रम जवाब नहीं दे पाया। उसकी चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा तकलीफदेह थी। वो उठी और अपना बैग उठाया। मैं जा रही हूं।
तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ से दूर। मैं नहीं चाहती कि आप अपना करियर छोड़ दें। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सुन लिया। वो मुड़ी और उसे देखा। आंसू गिर रहे थे। उसने सही कहा, हम सिर्फ मुसीबतें लेकर आए हैं। विक्रम आगे बढ़ा। तुम मुसीबत नहीं हो, आप नहीं समझते। प्रिया ने अपनी छाती पकड़ी। मैं पहले अपने पति पर निर्भर थी, वो मर गए। मैं अब किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहती, ताकि फिर से न खो दूं। विक्रम सन्न खड़ा रह गया। प्रिया ने जल्दी से बच्चों के लिए कुछ कपड़े पैक किए। रिया दौड़ कर आई। मम्मी, कहाँ जा रही हो? प्रिया ने बेटी को गले लगाया। मम्मी तुम्हें दूसरी जगह ले जा रही है। मुझे नहीं जाना। रिया, अच्छी बच्ची बनूं। अर्जुन रोने लगा। विक्रम यह दृश्य देखकर उसका दिल जैसे निचोड़ा जा रहा हो। प्रिया, ऐसे मत जाओ। जितना ज्यादा रहूंगी आपको उतनी ही मुश्किल होगी। मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन मुझे हो रही है। प्रिया ने अर्जुन को गोद में लिया और रिया को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी। विक्रम ने रास्ता रोक लिया। कम से कम मुझे थोड़ा समय दो। अब क्या समय? प्रिया का गला भराया। पुलिस, मकान मालिक, आपके दोस्त सब कहती हैं कि मैं यहाँ की नहीं हूं। विक्रम को समझ नहीं आया कि क्या कहे। प्रिया चुपचाप उसके पास से गुजर गई। बाहर आंगन में तेज हवा से लौकी की बेलें हिल रही थीं। रिया ने एक बार आखिरी बार घर की ओर मुड़कर देखा। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। विक्रम उन्हें गेट तक जाते हुए देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो रहा है, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तीनों की परछाई कच्ची सड़क के मोड़ पर गायब हो गई। घर फिर से खामोशी में डूब गया, एक ऐसी खामोशी जो पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। विक्रम बहुत देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखें खाली सड़क पर टिकी थीं। संजय के शब्द गूंज रहे थे, पूरी जिंदगी का करियर। लेकिन पहली बार उसे साफ दिखाई दिया, वो पूरी जिंदगी अकेला जिया था, और अब जब कोई उसकी जिंदगी में आया था तो सब कुछ सार्थक लगने लगा था। लेकिन शायद उसने उन्हें जाने दिया था। हवा बगीचे से गुजरी। सब्जियों की क्यारियां धीरे धीरे हिलीं, जैसे रोकना चाहती हों। लेकिन घर अब हंसी से खाली था, और विक्रम के दिल में पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खालीपन था। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ नुकसान की एक श्रृंखला की शुरुआत थी, और उसके दिल की सबसे बड़ी परीक्षा भी। उस दोपहर बादल नीचे आ गए। गांव से बाहर जाने वाली कच्ची सड़क पर एक भारी भूरा रंग छा गया। प्रिया रिया को पकड़े और अर्जुन को गोद में लिए बिना पीछे मुड़े चलती गई। उसने हिम्मत नहीं की। अगर वो उस घर को एक बार और देख लेती तो शायद वो कमजोर पड़ जाती। उसके बैग में सिर्फ कुछ कपड़े और कुछ खुले पैसे थे, जो किराए के लिए पूछने की असफल कोशिशों के बाद बचे थे। उसने विक्रम को नहीं बताया कि आज सुबह उसने बगल के गांव में एक छोटा कमरा बुक किया था। मकान मालकिन ने बड़ी गर्मजोशी दिखाई, पैसे लिए और शाम को मैसेज करके रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि वो छोटे बच्चों वालों को किराए पर नहीं देती। एडवांस वापस नहीं मिलेगा। प्रिया जानती थी कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन उसमें वापस जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जब वो कस्बे के बाजार पहुंची तो हल्की बारिश होने लगी। रिया ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी, हम कहाँ रहेंगे? प्रिया ने अपना गला घोंट लिया। मम्मी ने जगह ढूंढ ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जगह कहाँ है। वो बस स्टैंड के पास एक पुरानी सी चौल में गई। मालकिन ने 2 छोटे बच्चों को देखा और सिर हिला दिया। छोटे बच्चों के साथ मुश्किल है। शोर करते हैं, और अगर किराया नहीं दिया तो? प्रिया ने सिर झुकाया। मैं 1 महीने का एडवांस दे दूं तो? दरवाजा बंद हो गया। रिया ने मां का हाथ खींच लिया। मैं अच्छी बच्ची हूं मम्मी, मैं शोर नहीं करूंगी। प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराई। मां जानती है। आसमान उसकी सोच से ज्यादा तेजी से अंधेरा हो गया। अर्जुन भूख से रोने लगा। प्रिया ने चारों ओर देखा। उसका दिल सिकुड़ गया। वो अपने बच्चों को लेकर एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे चली गई। बारिश भारी हो गई। हवा के झोंके से उसकी पतली कमीज गीली और ठंडी हो गई। रिया गुड़िया को गले लगाए कांप रही थी। मम्मी, मुझे ठंड लग रही है। प्रिया ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उसने कभी सोचा था कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन उस पल उसे सिर्फ लाचारी महसूस हुई।
गांव के दूसरे कोने में विक्रम घर के गेट पर खड़ा खाली कच्ची सड़क को देख रहा था। पहले तो उसे लगा कि प्रिया सिर्फ जाने की धमकी दे रही है, लेकिन जब उनकी परछाई गायब हो गई तो उसे असली खामोशी का डर महसूस हुआ। उस रात के खाने में सब्जी की महक नहीं थी। न रिया की हंसी, न अर्जुन की तोतली बातें, सिर्फ मच्छरों की भिनभिनाहट और दरवाजे से आती हवा की आवाज़ थी। वो मेज़ पर बैठा, उसके सामने रिया का बनाया हुआ कल का चित्र था, 5 लोगों वाला घर। वो अचानक उठ खड़ा हुआ, बिना सोचे समझे। उसने जैकेट पहनी और कार की चाबियां उठाईं। धत तेरी की, वो बड़बड़ाया। मैंने उन्हें सच में जाने दिया। उसने कार गेट से बाहर निकाली, कस्बे की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर दौड़ा दी। अंधेरा हो रहा था, बारिश की धुंध ने नज़ारा धुंधला कर दिया था। वो बाजार के आसपास की कुछ चालों में गया। क्या आपने एक जवान औरत को 2 छोटे बच्चों के साथ कमरा पूछते हुए देखा है? उसने हर किसी से पूछा। किसी ने सिर हिलाया, किसी ने कहा शायद देखा था, लेकिन चली गई। आखिरकार जब वो हार मानने वाला था तो सड़क किनारे एक चाय वाली ने बस स्टैंड की ओर इशारा किया। शाम को एक लड़की बच्चे को गोद में लिए वहां बैठी थी बेचारी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। वो कार लेकर बस स्टैंड पहुंचा। बंद दुकान के छज्जे के नीचे उसने उन्हें देखा। प्रिया सिकुड़ी हुई बैठी थी, कमीज भीगी हुई, दोनों बच्चों को गोद में लिए हुए। रिया सो चुकी थी और अर्जुन भूख से सिसक रहा था। विक्रम कार से उतरा। प्रिया? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें हैरान थी। आप यहाँ क्यों? तुम यहीं सोने वाली थीं? प्रिया चुप रही। बारिश उसके चेहरे पर पड़कर आंसुओं में मिल रही थी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हें लगता है सड़क पर सोना कोई परेशानी नहीं है, विक्रम ने गुर्रा कर कहा। रिया चौंक कर जाग गई, उसे देखकर चिल्लाई, विक्रम अंकल? अर्जुन ने भी उसकी ओर हाथ बढ़ाए। उस पल उसके अंदर की सारी तर्क शक्ति ढह गई। उसने अपनी जैकेट उतारकर प्रिया के ऊपर डाल दी। कार में बैठो। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं वापस नहीं आ सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें और बच्चों को सड़क पर सोने दूंगा? लेकिन आपकी कंपनी। मैं खुद देख लूंगा। प्रिया ने उसे बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में अब पहले दिन जैसी ठंडक नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। उसका गला भराया। मैं किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती। विक्रम उसके बराबर नीचे झुका। तुम निर्भर नहीं हो, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रिया कांपने लगी। हम बोझ हैं, तुम नहीं समझोगी। प्रिया, विक्रम ने धीरे धीरे कहा। मेरे पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन कभी बारिश की रात में किसी को ढूंढने जाने का एहसास नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है, क्यों? वो जवाब नहीं दे पाई। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। अंकल, मुझे भूख लगी है। इस बात ने आखिरी बार किया। विक्रम ने अर्जुन को उठाया और कार का दरवाजा खोला। घर चलो। प्रिया अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने उसे देखा। उसकी आवाज नरम हो गई। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन कम से कम आज रात बच्चों को सड़क पर मत सोने दो। प्रिया रो पड़ी। उसने सिर हिलाया। वापसी में रिया पीछे की सीट पर गुड़िया को कसकर बैठी थी। कभी कभी विक्रम को देखती, जैसे डर रही हो कि वो गायब हो जाएगा। अर्जुन उसके कंधे पर सो गया। प्रिया आगे की सीट पर बैठी थी, अपनी कमीज का पल्लू कसकर पकड़े हुए। उसे नहीं पता था कि वो सही कर रही है या गलत, लेकिन वो एक बात जानती थी, अगर वो उस समय नहीं आता तो उसे नहीं पता था कि वो क्या करती। जब कार घर के गेट पर रुकी तो बारिश थम चुकी थी। विक्रम ने दरवाजा खोला। घर पीली रोशनी में गर्मजोशी से चमक रहा था। रिया पहले अंदर भागी, चिल्लाई, मैं घर आ गई। कमरे में गूंज उठी। प्रिया बरामदे में खड़ी चारों ओर ऐसे देख रही थी जैसे किसी बुरे सपने से लौटी हो। विक्रम ने मुड़कर उसे देखा। प्रिया, अब मेरे लिए फैसले मत लेना। उसने सिर झुकाया। मुझे डर लगता है। किससे डरती हो? प्रिया ने सिर हिलाया। मैं भी। उसने सिर उठाया। उसकी नजरें उसकी नजरों से मिली। उनके बीच एक लंबा सन्नाटा छा गया। अब मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता नहीं था, बल्कि 2 ऐसे इंसानों का था जो दोनों ने कुछ खोया था। दोनों डरे हुए थे। विक्रम ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसकी आवाज गहरी हो गई। कल तुम चाहो तो फिर से किराए का घर ढूंढना, लेकिन आज रात ये घर है। प्रिया दरवाजे की देहरी पर बहुत देर तक खड़ी रही। आखिरकार वो अंदर आ गई। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। बाहर बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन विक्रम के दिल में वो जानता था
कि असली तूफान अभी गुजरा नहीं था। मियाद खत्म होने में अभी 5 दिन बाकी थे, गांव से, संजय से, और खुद उसके अतीत से दबाव अभी भी था। लेकिन पहली बार वो समय की उल्टी गिनती के बारे में नहीं सोच रहा था। वो बस इतना जानता था कि उस ठंडे छज्जे के नीचे उन्हें ढूंढने के पल ने उसे वापस पुराना इंसान बनने नहीं दिया। रात तेजी से और हर दिन से ज्यादा भारी हो गई। बारिश अब रिमझिम नहीं थी, बल्कि ऐसे बरस रही थी जैसे किसी ने पूरा आसमान छत पर उड़ेल दिया हो। हवा देवदार के पेड़ों से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी, जिससे खिड़कियां रह रहकर कांप रही थीं। विक्रम पास में गिरी बिजली की कड़क से जागा। उसका दिल डर से उछल गया। वो उठकर बैठ गया, तेजी से सांस लेते हुए छाती पर हाथ रखा। शांत रहो, उसने खुद से कहा। पीछे के कमरे से एक धीमी रोने की आवाज आई। ये अर्जुन का सामान्य रोना नहीं था, बल्कि एक कमजोर सिसकी थी। विक्रम ने जल्दी से जैकेट पहनी और प्रिया के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, मिट्टी के तेल के दिए की लौ टिमटिमा रही थी। प्रिया फर्श पर बैठी थी, रिया को गोद में लिए हुए। बच्ची का चेहरा लाल था, होंठ सूखे और फटे हुए थे। रिया को कब से बुखार है? विक्रम ने तेजी से पूछा। प्रिया ने घबराकर सिर उठाया। मुझे नहीं पता, थोड़ी देर पहले बस हल्की खांसी थी, अब बहुत गर्म है। विक्रम ने बच्ची के माथे पर हाथ रखा, आग की तरह गर्म। रिया धीरे धीरे सिसकी, मम्मी मुझे ठंड लग रही है। लेकिन उसका शरीर तप रहा था। अर्जुन बगल में बैठकर सिसक रहा था। इसे तुरंत हेल्थ सेंटर ले जाना होगा, विक्रम ने कहा। उसने रिया को उठाया। प्रिया ने घबराकर बच्ची को रेनकोट पहनाया। वे जैसे ही बरामदे तक पहुंचे, एक बिजली ने आसमान को चीर दिया। रोशनी चमकी। सामने की कच्ची सड़क साफ दिखाई दी, जो पानी और कीचड़ से भरी थी। विक्रम ने सड़क को देखा। कुछ दूर का एक हिस्सा धंस गया था, जिसने लगभग पूरा रास्ता रोक दिया था। नहीं जा सकते, प्रिया ने फुसफुसाया। आज दोपहर लोगों ने कहा था कि भूस्खलन हुआ है। विक्रम ने दांत पीसे। फिर भी कोशिश करनी होगी। उसने रिया को सीने से लगाया, प्रिया को पकड़कर कार की ओर भागा। पहिए कुछ मीटर चलने के बाद ही बुरी तरह फिसले। विक्रम ने जोर से ब्रेक लगाया। सामने सड़क का एक हिस्सा एक गहरी खाई में धंस गया था, जिसमें बारिश का पानी तेजी से बह रहा था। पार नहीं कर सकते, प्रिया रो पड़ी। हे भगवान! विक्रम ने तेजी से कार गांव के हेल्थ सेंटर की ओर पीछे की पहाड़ी के छोटे रास्ते से मोड़ी। वो रास्ता संकरा था, गड्ढों से भरा, पानी पहियों के आधे तक पहुंच गया था। उसकी गोद में रिया की सांसें तेज होने लगी थीं। मम्मी, मेरा सिर दुख रहा है। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। हिम्मत रखो बेटा, बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब वे हेल्थ सेंटर पहुंचे तो ड्यूटी रूम में एक हल्की सी रोशनी थी। एक अधेड़ उम्र की नर्स ने दरवाजा खोला। उन्हें भीगा हुआ देखकर चौंक गई। बच्ची को क्या हुआ? तेज बुखार है, बहुत खांसी है, विक्रम ने जल्दी से कहा। उसने थर्मामीटर लगाया। 1 मिनट एक जिंदगी जैसा लगा। 40 डिग्री। उसने जोर से सांस ली। खतरनाक है। प्रिया घुटनों के बल गिर पड़ी। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। नर्स ने दवा की अलमारी में देखा, सिर हिलाया। तेज बुखार की दवा खत्म हो गई है। भारी बारिश की वजह से कई दिनों से सप्लाई नहीं आई है। तो अब क्या करें? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। बस ठंडे पानी की पट्टियां करो और देखो, अगर रात में बुखार उतर गया तो ठीक है, नहीं तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। प्रिया ने रिया को कसकर पकड़ लिया। नहीं, ठंड लगने से निमोनिया हो सकता है, नर्स ने कहा। एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लेकिन सेंटर में बच्चों के लिए नहीं है। विक्रम को लगा कि उसका सिर घूम रहा था। प्रिया का गला भर आया। क्या जिला अस्पताल ले जाने का कोई तरीका है? मुख्य सड़क भूस्खलन से बंद है, सुबह तक इंतजार करो, शायद मशीनें रास्ता साफ कर दें। विक्रम ने रिया को देखा। बच्ची बेहोश हो चुकी थी, तेजी से सांस ले रही थी। हम बच्ची को घर ले जाकर देखभाल करेंगे, नर्स ने कहा। यहाँ खाली बिस्तर नहीं है। प्रिया के पास कोई चारा नहीं था। वे बारिश में वापस लौटे। विक्रम ने अपनी जैकेट उतारकर रिया के चारों ओर लपेट दी। घर पहुंचकर उसने गर्मी के लिए एक छोटा कोयले का अलाव जलाया। प्रिया ने तौलिया गर्म पानी में डुबोकर बच्ची का शरीर पोंछा। रिया, हिम्मत रखो बेटा, वो लगातार फुसफुसाती रही। रिया बेहोश थी, कभी होश में आती, कभी बेहोश हो जाती। दादी, वो सपने में बुला रही थी। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम सन्न खड़ा था। उसने कभी ऐसा दर्द नहीं देखा था।
उसने एक और तौलिया लिया। उसे थोड़े और ठंडे पानी में डुबोया और माथे, गर्दन और बगल में रखा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। थर्मामीटर नीचे नहीं आ रहा था। अर्जुन कमरे के कोने में भूख और डर से रो रहा था। विक्रम ने लड़के को उठाकर चुप कराया। प्रिया लगभग टूट चुकी थी। अगर बच्ची को कुछ हो गया, उसका गला भराया, मैं जी नहीं पाऊंगी। प्रिया, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, बच्ची ठीक हो जाएगी। आप नहीं जानती, वो चिल्लाई, मैं अपने पति को खो चुकी हूं। मैं किसी और को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी तरफ देखो। वो मुड़ी। तुम अपनी बेटी को नहीं खोगी। आप क्या गारंटी देते हैं? मेरे पास जो कुछ भी है। उससे, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रिया उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उसने खुद को किसी दूसरे आदमी के सामने इतना कमजोर होने दिया। बाहर बारिश अभी भी जोरों पर थी। हवा से अलाव की लौ कांप रही थी। रिया की सांसें और तेज होने लगीं। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। विक्रम ने बच्ची का माथा छुआ, अभी भी गर्म था। हे भगवान, प्रिया ने फुसफुसाया। आधी रात होने को आई। विक्रम लगातार तौलिया बदलता रहा और बच्ची का शरीर पहुंचता रहा। उसके हाथ थकान से कांप रहे थे, लेकिन रुके नहीं। पापा, रिया ने फिर बुलाया। विक्रम का गला भराया। उसका कभी कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उस पल उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे उसका अपना बच्चा मर रहा हो। प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्रम, अगर बच्ची को... उसने बात काट दी। आगे मत बोलो। अचानक रिया जोर से कांपी और फिर एक लंबी सांस ली। उसका शरीर शांत हो गया। विक्रम ने माथा छुआ, अब पहले जैसा गर्म नहीं था। प्रिया, उसने फुसफुसाया, लगता है उतर गया। प्रिया ने कांपते हुए हाथ से बेटी का माथा छुआ। हाँ, ठंडा है। वो रो पड़ी, हंसते हंसते रो रही थी। हे भगवान, भगवान का शुक्र है। उन्होंने कुछ देर और पट्टियां की। थर्मामीटर 38 डिग्री पर आ गया। अभी भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन सबसे बड़े खतरे से बाहर था। रिया की सांसें अब नियमित थीं। वो गहरी नींद में सो गई। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसका पूरा शरीर थकान से कांप रहा था। विक्रम ने उसे दीवार के सहारे बिठाया। बच्ची ठीक है। प्रिया ने उसे देखा, आंसू बह रहे थे। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता क्या होता। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बाहर बारिश धीरे धीरे थम रही थी। पुराने घर में कोयले के अलाव की गर्मी फैल रही थी। स्ट्रोक के बाद पहली बार विक्रम ने महसूस किया कि उसका दिल डर के अलावा किसी और वजह से जोर से धड़क रहा था। प्यार के लिए, जिम्मेदारी के लिए। इन लोगों को खोने के डर से। प्रिया ने धीरे से कमजोर आवाज में कहा, मैं किसी और को नहीं खो सकती। विक्रम उसके बराबर नीचे झुका। जब तक मैं यहां हूं, तुम किसी को नहीं खोओगी। उनकी आंखें मिली, टिमटिमाती आग की रोशनी में चमक रही थीं। एक अनकहा रिश्ता बन गया था, सिर्फ कृतज्ञता का नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा। बाहर तूफान अभी पूरी तरह से नहीं थमा था, लेकिन छोटे से घर में एक परिवार अपनी पहली जानलेवा परीक्षा में बन रहा था। और दोनों समझ गए थे कि इस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। भारी बारिश के बाद की सुबह आसमान अजीब तरह से साफ था। सूरज देर से निकला। पतले बादल पहाड़ी की चोटी पर धीरे धीरे तैर रहे थे। विक्रम पूरी रात दरवाजे की सीढ़ी पर टिका बैठा रहा। नींद की कमी से उसकी आंखें सूज गई थीं, लेकिन कमरे में रिया की नियमित सांसों की आवाज़ सुनकर उसका दिल हल्का हो गया। प्रिया अभी भी अपनी बेटी के पास बैठी थी, एक पल के लिए भी नहीं हटी। जब विक्रम एक कप गर्म पानी लेकर आया तो उसने सिर उठाया। बच्ची सो गई। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ भारी थी। बुखार हल्का है, लेकिन बहुत आराम है। विक्रम ने गहरी सांस ली। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन अब ये डर की भारी खामोशी नहीं थी, बल्कि तूफान के बाद की एक नाजुक शांति थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने धीरे से कहा, कल रात मुझे लगा था कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। विक्रम ने उसे देखा। प्रिया की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन अंदर एक अनकही घबराहट थी। मैंने अपने पति को अस्पताल के बिस्तर पर हांफते हुए देखा था, उसने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने भी कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह वो नहीं उठे। विक्रम ने हाथ भींच लिए।
तब से मुझे डर लगता है। अपने प्रियजनों को खोने का डर, किसी पर निर्भर होने का डर, उम्मीद करने का डर। वो उसकी ओर मुड़ी। मैं अब और प्यार करने की हिम्मत नहीं कर सकती विक्रम। ये विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकती कि कोई रुकेगा। वो चुपचाप सुनता रहा। कल रात जब मैंने बच्ची को बेहोश देखा तो मैंने सोचा कि अगर वो चली गई तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। विक्रम ने सिर झुकाया। उसका दिल सिकुड़ गया। प्रिया, उसने धीरे धीरे कहा, मैंने भी सोचा था कि मैं अपने ऑफिस में अकेला मर जाऊंगा। उसने उसे देखा। मेरे पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन जब मैं उस फर्श पर पड़ा था तो मेरे पास कोई नहीं था। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई मेरा नाम पुकारने वाला नहीं। प्रिया ने जोर से सांस ली। मुझे उस एहसास से डर लगता है, इतना डर कि मैं सब कुछ छोड़कर यहां भाग आया। और फिर आप हमसे मिले? उसने कहा। हाँ। एक खामोशी छा गई। बाहर सुबह के पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। विक्रम उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें गंभीर थीं। प्रिया, मुझे नहीं पता ये सब कहाँ जाएगा। मैं कोई दूर का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहां से जाओ। वो कांप उठी। दया की वजह से नहीं, उसने आगे कहा, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम लोगों की अपनी जिंदगी में जरूरत है। प्रिया ने चेहरा घुमा लिया। आंसू बह निकले। आप ये सब कल रात के बाद भावुक होकर कह रहे हैं? नहीं, और कुछ महीनों बाद आप पछताएंगे। वो सिसकने लगी। मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, हर तरह की मुसीबतें हैं। प्रिया, विक्रम ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि पैसा लोगों को अकेलेपन से नहीं डरने देता? वो चुप रही। उस रात जब मैं लगभग मर गया था, उसने मेरी मदद नहीं की। प्रिया ने कंबल कसकर पकड़ लिया। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं हो, तुम परिवार हो। ये शब्द कमरे में गूंज उठा, जिससे प्रिया सन्न रह गई। परिवार, मुझे पता है ये बहुत जल्दी लग रहा है, विक्रम ने कहा, लेकिन कल रात जब मैंने सोचा कि बच्ची जा सकती है तो मुझे ऐसा दर्द हुआ जैसे मेरा कलेजा फट रहा हो। मैं समझ गया कि मैं अब तुम लोगों को किराएदार नहीं मानता। प्रिया जोर से रो पड़ी। ऐसा मत कहिए, उसने सिर हिलाया। मुझे डर लगता है। किस बात का डर? डर है कि एक दिन आप अपना मन बदल लेंगे। डर है कि मैं फिर से खो दूंगी। विक्रम और करीब आया और बिस्तर के पास बैठ गया। प्रिया, मैं हमेशा जीने का वादा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूं। क्या? जब तक मैं जिंदा हूं मैं यहीं रहूंगा, जाऊंगा नहीं। तुम लोगों को निकालूंगा नहीं, तुम लोगों को बारिश में सोने नहीं दूंगा। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा, कांपते हुए। आप पक्का कह रहे हैं? पक्का। उसका गला भर आया। आप उस इंसान का डर नहीं समझते जिसने सब कुछ खो दिया हो। मैं समझता हूं, विक्रम ने कहा। क्योंकि मुझे भी खोने का डर है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। मुझे एक खाली जिंदगी जीने से डर लगता है। प्रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन अगर आपको फिर से स्ट्रोक आ गया तो? वो बोल पड़ी। अगर आप मेरे पति की तरह मर गए तो? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। हो सकता है, उसने स्वीकार किया, लेकिन अगर मरने के डर से जीना ही छोड़ दें तो हम बहुत पहले ही मर चुके होते। प्रिया ने उसे देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। कल रात तुम जी रही थी, उसने आगे कहा। तुम अपनी बेटी के लिए लड़ी। तुम इतना डरने के बावजूद भी नहीं हारी, तो फिर तुम खुशी के लिए जीने की हिम्मत क्यों नहीं करती? इस बात ने उसके दिल पर चोट की। प्रिया ने चेहरा ढककर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैं थक गई हूं, डर डर कर थक गई हूं। विक्रम ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें अब अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए। उसकी आंखें चमक रही थीं। आप सच में रुकेंगे? हाँ। मुंबई वापस नहीं जाएंगे? मैं नहीं जाना चाहता। हमारे लिए? मेरे लिए। प्रिया आंसुओं के बीच मुस्कुराई। आप बहुत जिद्दी हैं। तुम भी। वे एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। उनके बीच की दूरी जैसे खत्म हो गई थी। विक्रम ने उसके गालों पर से आंसू पोंछे। उसकी हरकत धीमी और हिचकिचाती हुई थी, जैसे डर रहा हो कि वो गायब हो जाएगी। प्रिया, मुझ पर दया मत करना। ये दया नहीं है तो क्या है? विक्रम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। इस बात ने कमरे को शांत कर दिया। प्रिया सन्न रह गई।
आप मुझसे प्यार करते हैं? शायद जब से मैंने तुम्हें बच्चों को बारिश में गोद में लिए देखा था, उसने धीरे से कहा, या शायद इस घर में पहला खाना खाने के बाद से, मुझे नहीं पता कब। बस इतना पता है कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रिया लगातार सिर हिलाती रही। नहीं, बहुत जल्दी है, ये सही नहीं है। हो सकता है जल्दी हो, विक्रम ने स्वीकार किया, लेकिन एहसास सच्चा है। प्रिया ने मुंह पर हाथ रख लिया, आंसू बह निकले। मैं भी। उसका गला भर आया। मैं भी पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे डर लगता था। तुम्हें डर लगता था क्योंकि तुम परवाह करती हो। प्रिया ने सिर हिलाया। तो अब भागो मत, उसने कहा। एक लंबा सन्नाटा, पीछे रिया की नियमित सांसों की आवाज, जैसे उन्हें याद दिला रही हो कि वो एक नए मोड़ पर खड़े हैं। प्रिया ने उसे बहुत देर तक देखा। आखिरकार उसने फुसफुसाया, आप रुकने का वादा करते हैं? मैं वादा करता हूं। उसने कांपते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। अगर आप चले गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रिया के आंसू गिरे, लेकिन एक मुस्कान खिल उठी। वे एक दूसरे के करीब झुके। विक्रम एक पल हिचकिताया और फिर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए, हल्के, कांपते हुए, भावनाओं से भरे। प्रिया ने सिसकियों के साथ जवाब दिया, जैसे सालों का डर और अकेलापन निकाल रही हो। चुम्बन लंबा नहीं था, लेकिन गहरा था। जब वे अलग हुए तो प्रिया ने अपना माथा उसके माथे पर टिका दिया। हम सच में पागल हैं, उसने फुसफुसाया। जीने की हिम्मत करने के लिए पागल हैं। बाहर बारिश से धुले बगीचे पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। अतीत के खंडहरों के बीच एक नई शुरुआत हो रही थी। लेकिन दोनों को अभी तक नहीं पता था कि सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि ये नया नया पनपा प्यार जल्द ही एक चुनाव की असली कीमत का सामना करने वाला था। उस जानलेवा बारिश की रात के 3 दिन बाद रिया अब उठकर दलिया खा सकती थी और कमजोर सी मुस्कान दे सकती थी। घर धीरे धीरे सामान्य सांसें लेने लगा था, लेकिन विक्रम के दिल में पहले से कहीं बड़ी लहरें उठ रही थीं। उसका फोन लगातार बज रहा था। मुंबई से कॉल। उसे पता था कि कौन है। विक्रम बगीचे में खड़ा प्रिया को बच्चों के कपड़े सुखाते हुए देख रहा था। सूरज की रोशनी उसके बालों पर चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। आखिरकार तुमने फोन उठाया, संजय की ठंडी आवाज आई। मैंने सुन लिया, बोलो। 3 दिन खत्म हो गए। आज सुबह निवेशकों की मीटिंग थी। वे तुम्हारे गायब होने से खुश नहीं हैं। मैंने कहा था कि तुम अपने तरीके से कर सकते हो। यह इतना आसान नहीं है, संजय ने गुर्रा कर कहा। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं अपनी हिस्सेदारी बेच दूंगा, लेकिन बेचने से पहले मुझे तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए ताकि संचालन का अधिकार ट्रांसफर हो सके। विक्रम ने फोन कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहते हो? मैं उसे बचाना चाहता हूं, तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी जवानी उस कंपनी को दी है और अब तुम उसे एक गरीब औरत के लिए फेंक रहे हो। उसका अपमान मत करो। संजय हंसा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ सब्जियों की क्यारियों और 2 बीमार बच्चों के साथ खुश रहोगे? विक्रम चुप रहा। तुम्हें पता है कितने लोग तुम्हारी जगह का सपना देखते हैं? संजय ने आगे कहा, कितने सालों की मेहनत, कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितना पैसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तुम चले गए। किसके लिए खत्म होगा? विक्रम ने धीरे से पूछा। तुम्हारे लिए। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। बारिश में बच्चे को गोद में लिए प्रिया की तस्वीर सामने आई। मुंबई के खाली अपार्टमेंट की तस्वीर सामने आई। 2 विपरीत जीवन। विक्रम, संजय ने नरम आवाज में कहा, तुम भावुक हो रहे हो, वापस आ जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा? विक्रम ने दोहराया। अकेला। एक आलीशान अपार्टमेंट में वो सफलता की कीमत थी, और वो कीमत थी कि मैं लगभग मर गया। संजय कुछ सेकंड चुप रहा। तो तुम्हारा फैसला क्या है? विक्रम ने प्रिया की ओर देखा, जो रिया से हंसकर बात कर रही थी। एक ऐसी शांति का एहसास जो उसे पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ था। मैं अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी बेच दूंगा। संजय सन्न रह गया। तुम पागल हो गए हो? शायद। तुम्हें पता है ऐसे बेचने का क्या मतलब है? तुम कंपनी खो दोगे, ब्रांड खो दोगे, फैसले लेने का हक खो दोगे। बस जीने के लिए पर्याप्त नकद बचेगा, मुझे पता है। और कुछ सालों में जब पैसा खत्म हो जाएगा तो
विक्रम धीरे से हंसा। मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार सेहत और जिंदगी का सौदा करके नहीं। तुम पछताओगे शायद, लेकिन वो मेरा पछतावा होगा। संजय ने जोर से सांस ली। मैं कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। फोन कट गया। विक्रम बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके सीने में दिल डर से नहीं बल्कि लिए गए फैसले से जोर से धड़क रहा था। प्रिया पास आई। क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखें जटिल थीं। संजय मुझे कंपनी बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रिया सन्न रह गई। मेरी वजह से? नहीं, मेरी वजह से, क्योंकि मैंने एक अलग तरह से जीना चुना है। विक्रम, वो कांपने लगी। आप सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो आपकी पूरी जिंदगी है। उसने उसका हाथ पकड़ा। प्रिया, अगर मैं मुंबई वापस गया तो मैं तुम लोगों को खो दूंगा। उसने होंठ काटे। लेकिन अगर आप बेच देंगे तो आप अपना करियर खो देंगे। मैं उसके लिए लगभग अपनी जान खो चुका था। प्रिया ने सिर झुकाया, आंसू बह रहे थे। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी कुर्बानी दें। ये कुर्बानी नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा। ये एक चुनाव है, लेकिन मैं गरीब हूं विक्रम। मैं आपको मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं दे सकती। तुम मुझे जिंदगी देती हो। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे डर है कि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुझे दोष देंगे। नहीं, विक्रम ने कहा, मैं खुद को दोष दूंगा अगर मैंने अपनी जिंदगी को बिना जीने की हिम्मत किए गुजर जाने दिया। उस शाम विक्रम ने लैपटॉप खोला और संजय द्वारा भेजे गए कॉन्ट्रैक्ट की हर पंक्ति पढ़ी। रकम इतनी बड़ी थी कि शहर में कई घर खरीदे जा सकते थे, लेकिन बदले में वो नाम था जो उसने 10 साल में बनाया था। वो पद था जिस पर उसे कभी गर्व था। उसने हस्ताक्षर किए। हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसका मन अजीब तरह से हल्का था। अगली सुबह संजय ने फिर फोन किया। सब हो गया? संजय ने ठंडी आवाज में कहा। पैसा आज ट्रांसफर हो जाएगा। अब से तुम्हारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बधाई हो। तुम सच में नहीं पछता रहे हो? विक्रम ने बगीचे की ओर देखा। रिया हंस रही थी जब प्रिया उसके पीछे भाग रही थी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे चल रहा था। मैं इतना निश्चित कभी नहीं था। उम्मीद है तुम्हारी खुशी इस कीमत के लायक होगी। मेरी तो है। फोन कट गया। विक्रम कुर्सी पर टिककर बैठ गया। लंबी सांस ली। प्रिया अंदर आई, चिंतित चेहरे के साथ। आपने साइन कर दिया? हाँ। वो रो पड़ी। विक्रम, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रो मत, मैं ठीक हूं। आपने अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी। नहीं, उसने फुसफुसाया। मैंने उसे वापस पा लिया है। प्रिया ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे डर रही हो कि वो गायब हो जाएगा। मैं इसके लायक नहीं हूं। तुम एक ऐसे आदमी के लायक हो जो सच में जीता हो। एक लंबा सन्नाटा छा गया। खिड़की से हवा मिट्टी और फूलों की महक लेकर आई। अब मेरे पास बस जीने लायक पैसा है, विक्रम ने धीरे से कहा। पहले जैसा अमीर नहीं। प्रिया ने सिर उठाकर आंसू पोंछे। मुझे अमीरी नहीं चाहिए। तुम्हें गरीबी से डर नहीं लगता? लगता है, प्रिया ने स्वीकार किया। लेकिन आपसे ज्यादा खोने से डर लगता है। विक्रम मुस्कुराया। तो हम साथ में गरीब रहेंगे। प्रिया आंसुओं के बीच हंस पड़ी। दोपहर में पैसा खाते में आ गया। एक ऐसी रकम जो कई साल आराम से जीने के लिए काफी थी, लेकिन अब विलासिता नहीं थी। विक्रम ने स्क्रीन देखी और फिर बंद कर दी। वो अब पैसे गिनना नहीं चाहता था। वो बगीचे में गया। कुदाल उठाकर प्रिया की मिट्टी खोदने में मदद करने लगा। आपको ये काम नहीं आता? वो हंसी। सीख जाऊंगा। कॉरपोरेशन का सीईओ अब सब्जियां उगा रहा है। मेरे आदमी सब्जियां उगा रहे हैं। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उस पल विक्रम को पता था कि वो एक नई जिंदगी में कदम रख चुका है। कोई बिक्री की रैंकिंग नहीं, कोई ठंडा मीटिंग रूम नहीं, सिर्फ मिट्टी, हवा, हंसी और प्यार। लेकिन उसके दिल की गहराई में वो ये भी समझता था, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। पैसा खत्म हो जाएगा अगर कुछ नहीं किया। गरीब गांव का जीवन गुलाबी नहीं होता, और आज का चुनाव हर दिन पर खा जाएगा। उसने प्रिया को दृढ़ नजरों से देखा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसने इस आज़ादी की कीमत अपने पूरे करियर से चुकाई थी, और वो इसे अपने पसीने, मेहनत से चुकाने के लिए तैयार था। बस उन लोगों के साथ जी सके जिन्हें वो प्यार करता है। छोड़ने की कीमत चुकाई जा चुकी थी। अब शून्य से एक नई जिंदगी बनाने का समय था।
जिस दिन विक्रम ने कंपनी बेची, उस छोटे से घर में हमेशा एक अजीब सा माहौल रहता, आधा हल्का और आधा तनावपूर्ण। प्रिया पहले से ज्यादा मुस्कुराती, लेकिन जब भी वो विक्रम को बगीचे में मिट्टी खोदते या टपकती छत की मरम्मत करते देखती तो उसकी आंखों में एक चिंता झलक जाती। वो कहती नहीं थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अपराध बोध रहता। उसे डर था कि किसी दिन जब पैसा कम हो जाएगा, जब बारिश और धूप की मेहनत होगी, तो विक्रम पछताएगा। और यही डर चुपचाप हर दिन बढ़ता गया। उस सुबह गांव के अफसर फिर से आए। प्रिया रिया को दलिया खिला रही थी कि गेट पर मोटर बाइक रुकने की आवाज सुनी। उसका दिल उछल गया। प्रिया जी, अफसर ने कहा, गारंटी की समय सीमा लगभग खत्म हो गई है। अगर रहने की वैध जगह नहीं मिली तो गांव को आपको ये इलाका छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। जी, मैं... विक्रम बाहर आया। वो मेरे साथ रहती है। हम जानते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार... मैं उनके लिए अस्थायी निवास का आवेदन कर दूंगा। अफसर ने सिर हिलाया। आप जल्दी कर दीजिए, नहीं तो हमें प्रक्रिया के अनुसार काम करना होगा। जब वे चले गए, प्रिया सन्न खड़ी रह गई। विक्रम, उसने फुसफुसाया, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, तुम किराएदार नहीं हो। प्रिया ने होंठ काटे। उसके दिल में डर और बड़ा हो गया। वो नहीं चाहती थी कि वो और जिम्मेदारी उठाए, नहीं चाहती थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए बदल दे। दोपहर में विक्रम पड़ोसी के घर से छत की मरम्मत के लिए सीढ़ी लेने गया। प्रिया घर पर सफाई कर रही थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा। सब कुछ अब एक असली परिवार जैसा लग रहा था। रिया का बनाया चित्र दीवार पर टंगा था। कुछ चप्पलें दरवाजे के सामने सलीके से रखी थीं। विक्रम की जैकेट उसकी कमीज के बगल में टंगी थी। सब कुछ इतना गर्मजोशी भरा था कि उसे डर लगने लगा। खोने का डर, टूटने का डर, पुरानी त्रासदी को दोहराने का डर। उसने अपना बैग खोला, उसमें बचे हुए कुछ पैसे निकाले, जो रोजमर्रा के खर्चों के मुकाबले बहुत कम थे। उसके दिमाग में संजय के शब्द गूंज रहे थे, एक गरीब विधवा और 2 छोटे बच्चे सिर्फ मुसीबतें लेकर आते हैं। वो कांप उठी। नहीं, मैं उसे अपने साथ नीचे नहीं खींच सकती। उसने बगीचे की ओर देखा। विक्रम रिया से हंसकर बात कर रहा था, उसे टमाटर की बेल बांधने का तरीका बता रहा था। वो पल इतना खूबसूरत था कि दिल दुखने लगा। प्रिया कमरे में गई और अपना पुराना कपड़े का बैग खोला। उसने अपने 2 बच्चों के लिए कपड़े तह करना शुरू कर दिया। हाथ कांप रहे थे। आंसू एक एक करके कपड़े पर गिर रहे थे। मम्मी, क्या कर रही हो? रिया ने पूछा। प्रिया चौंक गई। मम्मी, बस सामान ठीक से रख रही हूं। रिया ने शक से सिर झुकाया, लेकिन और कुछ नहीं पूछा। अर्जुन मां के पैरों के पास रेंग रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था। प्रिया ने अपने बच्चों को देखा। उसका दिल जैसे निचोड़ा जा रहा हो। क्या वो सही कर रही थी या सिर्फ भाग रही थी? लेकिन डर ने तर्क पर जीत हासिल कर ली। उसने तेजी से तह करना शुरू कर दिया। रात को विक्रम लौटा तो कमरा अजीब तरह से साफ था। तुमने क्या सफाई की है? इतना साफ लग रहा है। वो हंसा। प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराई। बस आदत है। उसे कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने अजीब सी खामोशी में रात का खाना खाया। प्रिया लगभग कुछ नहीं खा पाई। विक्रम छत की मरम्मत की कहानी सुना रहा था, पड़ोसी द्वारा दिए गए मिर्च के बीजों की। वो बस सिर हिलाती रही। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। वो छत को देखती रही। आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसने अपने पूर्व पति के बारे में सोचा। उस दिन के बारे में जब उसने वादा किया था कि वो हमेशा माँ बेटे की देखभाल करेगा। फिर वो दिन जब वो वापस नहीं लौटा। उसने विक्रम के बारे में सोचा, वो भला आदमी जो उसके लिए अपना करियर छोड़ रहा था। वो एक और बार खोने की कल्पना नहीं कर सकती थी, ना ही उसे दुखी करने का काम कर सकती थी। जैसे ही सुबह हुई, प्रिया धीरे से उठी। उसने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए जब वो अभी भी नींद में थे। रिया ने आंखें मली। मम्मी, इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? बस थोड़ी दूर घूमने जा रहे हैं। अर्जुन रोने लगा। प्रिया ने बच्चे को गोद में लिया और बैग लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने विक्रम के कमरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने देखा तो वो जा नहीं पाएगी। गेट से हल्की आवाज आई। उसने खोला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। प्रिया? वो सन्न रह गई। विक्रम कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखें नींद में। तुम इस समय कहाँ जा रही हो? प्रिया मुड़ी। आंसू बह निकले।
मुझे जाना होगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप पछताएं। प्रिया, फिर वही बात? आपने मेरे लिए, मेरी वजह से अपनी कंपनी बेच दी। नहीं, उसने सिर हिलाया। हमारी वजह से। विक्रम आगे बढ़ा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या तुम्हें लगता है मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बिना सोचे समझे साइन कर दिया? उसने सिर झुकाया। मुझे डर लगता है। किस बात का डर? डर है कि आप गरीब होकर दुखी होंगे। डर है कि आप मुझे दोष देंगे। डर है कि मैं आपको खो दूंगी, जैसे मैंने अपने पति को खो दिया। विक्रम एक पल चुप रहा। प्रिया, तुम खुद को खुशी से दूर धकेल रही हो। मैं बस चाहती हूं कि आप अच्छी जिंदगी जिए, मेरे पुराने मानकों के हिसाब से अच्छी। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। रिया ने मां का हाथ खींचा। मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। अर्जुन रोने लगा। विक्रम रिया के सामने बैठ गया। तुम्हें यहां रहना पसंद है? हां, पसंद है। विक्रम, अंकल है, बगीचा है, घर है। क्या तुम कहीं और जाना चाहती हो? रिया ने सिर हिलाया। आंखों में आंसू थे। प्रिया कांप रही थी। विक्रम उठा और उसे देखा। अपने बच्चों को देखो। प्रिया ने दोनों बच्चों को देखा। एक मां का हाथ पकड़े हुए, दूसरा सिसक रहा था। क्या तुम्हें लगता है तुम उनकी रक्षा कर रही हो? विक्रम ने धीरे लेकिन गहराई से कहा। या तुम उन्हें हर बार डरने पर भागना सिखा रही हो? प्रिया रो पड़ी। मुझे नहीं पता क्या करूं। प्रिया, विक्रम ने नरम आवाज में कहा, बिना दर्द के जीना ही असंभव है। लेकिन भागने से निश्चित रूप से दर्द होगा। वो घुटनों के बल गिरकर अपना चेहरा ढककर रोने लगी। रिया ने बा को गले लगा लिया। मम्मी, रो मत, हम यहीं रहेंगे। अर्जुन विक्रम के पैरों से लिपट गया। उस पल प्रिया टूट गई। सारा डर, थकान, अकेलापन बह निकला। मैं थक गई हूं। मैं और नहीं भागना चाहती। विक्रम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। तो यहीं रहो। उसने सिर उठाया। आप पछताएंगे नहीं? कभी नहीं। बाद में गरीब हो गए तो साथ मिलकर कोशिश करेंगे। प्रिया आंसुओं के बीच मुस्कुराई। आप सच में जिद्दी हैं। तुम भी। एक कोमल खामोशी छा गई। सुबह की धूप गेट से अंदर आ रही थी। प्रिया ने घर, बगीचे, अपने आसपास के लोगों को देखा। आखिरकार उसने बैग नीचे रख दिया। मैं यहीं रहूंगी। विक्रम ने राहत की सांस ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रिया चिल्लाई, मम्मी अब नहीं जा रही हैं। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। प्रिया ने दोनों बच्चों को और विक्रम को खुशी के आंसुओं में कसकर गले लगा लिया। आखिरी भागदौड़ खत्म हो गई, लेकिन आगे एक नई, चुनौतियों से भरी जिंदगी थी। इस बार वो नहीं भागी। उसने रुकने का, प्यार करने का, सामना करने का, एक सच्चा परिवार बनाने का फैसला किया। और विक्रम जानता था कि ये वही पल था जब वो अब अकेला नहीं था। चाहे गरीब हो या अमीर, वे साथ चलेंगे, बिना भागे, बिना हाथ छोड़े। इस कहानी को समाप्त होने में बस एक और अध्याय बाकी था, जहां ये घर सच में एक घर बन जाएगा। उस सुबह के बाद जब प्रिया ने बैग नीचे रखकर रुकने का फैसला किया, तो घर ने जैसे एक लंबी राहत की सांस ली। अब कोई अस्थायी होने का एहसास नहीं था, कोई शक भरी नजरें नहीं, कोई 10 दिन की फुसफुसाहट नहीं। विक्रम प्रिया और बच्चों के लिए अस्थायी निवास का आवेदन करने गांव गया। अफसर ने उसे कुछ देर देखा और फिर सिर हिलाया। आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने सोच लिया है। ऐसा करने का मतलब है कि आप लंबी अवधि की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं समझता हूं। जब उसने हाथ में पुष्टि पत्र लिया तो विक्रम को पता था कि उसने अपनी नई जिंदगी की पहली ईंट रख दी है। उसके बाद के दिन आसान नहीं थे। विक्रम ने पैसे का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। कंपनी बेचने से मिले पैसे अगर किफायत से खर्च किए जाएं तो कुछ साल जीने के लिए काफी थे, लेकिन वो सिर्फ गुजारा नहीं करना चाहता था। एक शाम वो प्रिया के साथ घर के पीछे आलू बुखारे के पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ करना चाहिए, उसने कहा। क्या? हमारा घर बड़ा है, बगीचा सुंदर है, पर्यटकों को ग्रामीण होमस्टे पसंद आते हैं। प्रिया हैरान रह गई। आप होमस्टे खोलेंगे? हाँ, एक छोटा सा फार्म और मेहमानों का स्वागत। बड़ा नहीं, लेकिन जीने के लिए काफी। प्रिया सोचने लगी। आपने ये सब काम कभी नहीं किया, तो सीखूंगा। उसने उसे बहुत देर तक देखा।
आपको असफलता से डर नहीं लगता? लगता है, विक्रम हंसा। लेकिन इस बार अगर मैं असफल हुआ तो कम से कम मैं अकेला नहीं हूंगा। प्रिया मुस्कुराई। उन्होंने घर को फिर से संवारना शुरू कर दिया। विक्रम ने खुद खिड़कियों पर पेंट किया, प्रिया ने नए पर्दे सिले, रिया ने आंगन साफ करने में मदद की। और अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे पीछे घूमता रहा। पड़ोसियों ने ये देखकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रामू काका ने कुछ बची हुई लकड़ी बिस्तर बनाने के लिए दी। शांति चाची ने पुराने बर्तन उधार दिए। गांव के एक नौजवान ने बाड़ को फिर से खड़ा करने में मदद की। घर में लोग हों तभी मजा आता है, शांति चाची हंसी। विक्रम ने कभी ऐसा सामुदायिक एहसास अनुभव नहीं किया था। मुंबई में पड़ोसी बस लिफ्ट के दरवाजे से एक दूसरे को जानते थे। यहां लोग अपना दिल लेकर आते थे। 3 महीने बाद घर का नक्शा बदल गया। गेट के सामने एक छोटी लकड़ी की तख्ती लटकी थी, शांति कुंज होमस्टे। जब विक्रम ने ये नाम बताया तो प्रिया हंस पड़ी। आपने रखा है? हाँ, अच्छा लगता है ना? बहुत। पहले मेहमान सप्ताहांत पर आए। शहर से आए एक युवा जोड़े जो आराम करने आए थे। प्रिया ने गांव का खाना बनाया, विक्रम उन्हें बगीचे में सब्जियां तोड़ने ले गया। रिया ने उत्साह से अपने आलू बुखारे के पेड़ के बारे में बताया। अर्जुन मेहमानों के पैरों से लिपटकर हंस रहा था। महिला मेहमान ने प्रिया से धीरे से कहा, यहाँ बहुत सुकून है। प्रिया ने चारों ओर देखा, उसका दिल शांत हो गया। उस रात जब मेहमान सो गए, विक्रम बरामदे में बैठा था। प्रिया 2 कप गरम चाय ले आई। आप थके हैं? हाँ, वो हंसा, लेकिन खुश हूं। वो उसके बगल में बैठ गई। आपको मुंबई की याद नहीं आती? कभी कभी, उसने स्वीकार किया, लेकिन अकेलेपन की याद नहीं आती। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी डर में गुजार दूंगी। अब भी डर लगता है। लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। उसने उसका हाथ भींच लिया। एक और शाम जब रिया बगीचे में दौड़ रही थी, प्रिया को अचानक चक्कर आया। वो कुर्सी पर बैठ गई, हाथ पेट पर रखा। क्या हुआ? विक्रम ने चिंता से पूछा। शायद थकान है, लेकिन यह एहसास कई बार हुआ। आखिरकार विक्रम उसे कस्बे के डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप गर्भवती हैं, तो प्रिया सन्न रह गई। विक्रम भी कुछ नहीं बोल पाया। सच में? उसने फिर से पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। प्रिया ने विक्रम को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो एक बच्चे की तरह हंसा। वापसी में प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आपको डर लग रहा है? लगता है, वो हंसा, लेकिन खुशी ज्यादा है। वो रो पड़ी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से बच्चा पैदा करने की हिम्मत करूंगी, खोने के डर से। हाँ, विक्रम ने उसके पेट पर हाथ रखा। हम हर बुरी चीज को नहीं रोक सकते, लेकिन हम प्यार करना चुन सकते हैं। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। अगले कुछ महीनों में होमस्टे में ज्यादा मेहमान आने लगे। सब्जियों का बगीचा बड़ा हो गया। विक्रम ने खर्चों का हिसाब रखना, बुकिंग करना, इंटरनेट पर प्रचार करना सीखा। कभी मेहमान बुकिंग रद्द कर देते, कभी लंबी बारिश से सब्जियां खराब हो जातीं, कभी पैसे कम पड़ जाते। लेकिन हर शाम जब पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता तो विक्रम को लगता कि वो बहुत अमीर है। हंसी से अमीर, प्यार भरी नजरों से अमीर। एक शाम रिया ने पूछा, विक्रम अंकल, आप मम्मी से शादी कब करेंगे? प्रिया का चेहरा लाल हो गया। विक्रम हंसा। मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत पहले से पूछने की सोच रहा था। प्रिया ने उसे देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे घर के बरामदे में गए, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कोई हीरे की अंगूठी नहीं, कोई महंगे गुलाब नहीं, बस पीली रोशनी और कीड़ों की झिंगुर। प्रिया, विक्रम ने कहा, उसकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। मेरे पास पहले जितनी चीजें नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया रो पड़ी। आप पक्का कह रहे हैं? पक्का, उसने सिर हिलाया। शादी घर के आंगन में सादगी से हुई। पड़ोसियों ने चावल, फूल और हंसी का योगदान दिया। रिया ब्राइड्समेड बनी। अर्जुन हंसता हुआ चारों ओर दौड़ रहा था। कोई शानदार शादी का जोड़ा नहीं, कोई भव्य मैरिज हॉल नहीं, लेकिन अजीब सी गर्मजोशी थी। 1 साल बाद उसी घर में एक छोटी लड़की ने जन्म लिया। विक्रम ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया। उसकी आंखें लाल थीं। स्वागत है बेटा, उसने फुसफुसाया। प्रिया बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। आपके पास कभी पूरी दुनिया थी, उसने धीरे से कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास सिर्फ पैसा था
और अब मेरे पास एक घर है। बाहर सुबह की धूप में बगीचा हरा भरा था। मेहमान आते और जाते रहे, लेकिन परिवार वहीं रहा। कभी वीरान पड़ा घर अब बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। विक्रम ने प्रिया को देखा, बच्चों को देखा। उसका मन शांत था। उसने कभी सोचा था कि सफलता प्रसिद्धि की चोटी है, लेकिन अब वो समझ गया था कि सबसे बड़ी सफलता ये है कि कोई हर दिन आपके लौटने का इंतजार करे। और उस बारिश के मौसम में उस घर के बीच एक आदमी ने वो चीज पाई जिसे समझने के लिए उसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ प्यार और एक साहसी चुनाव ही एक मकान को घर बना सकता है। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत से या कहां से सुन रहे हैं, और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। प्रत्येक लाइक, शेयर और सुझाव हमें भविष्य के वीडियो अपलोड और सुधारने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सब ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और खुश रहें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप हम सब के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर भेजिए। क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो।